हेलो स्टूडेंट। तो हमारी क्लास 11 की वीडियोस की प्लेलिस्ट सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में हम अपने अगले टॉपिक पे पहुंचे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, हमने एक बात पढ़ी थी कि क्लास 11th में जो हम अकाउंटेंसी करते हैं वो हम किस में करते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप में। किस में करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। और जब हम क्लास 12th में पहुंचेंगे तो हम अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप में और कंपनी में। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। और आज जो हमने सबसे पहला जो अपने अकाउंटिंग जब स्टार्ट करी थी तो हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। ठीक है, उस कहानी का आज अंत होने वाला है। ठीक है, जिसकी जो कहानी क्या थी, आज हमारी जो हमने कहानी पहले क्या पढ़ रखी है, IMRCSAC। ठीक है, इसको याद करने का बहुत से टीचर्स अपना अलग अलग तरीका बताते हैं, तो आप किसी भी एक तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें आई का मतलब क्या था? आइडेंटिफिकेशन। क्या था भाई? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपको उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता था जो हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहे होते थे। उसके बाद एम से मतलब होता था मीजर इन टर्म ऑफ मनी। मीजर इन टर्म ऑफ मनी मतलब उनको हम फिर मीजर करते थे। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर हम उसको मीजर करते थे इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड कहाँ करते थे? हम अपनी प्राइमरी बुक में। कहाँ करते थे भाई? प्राइमरी बुक्स में। प्राइमरी बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड कर देते थे। ठीक है, फिर क्लासीफाई करते थे। क्लासीफाई हम कहाँ करते थे भाई? जर्नल के अंदर। कहाँ करते? लेजर के अंदर, सॉरी। कहाँ करते थे? लेजर के अंदर हम उसको क्लासीफाई कर देते थे। फिर समराइज करते थे। क्या करते थे हम? समराइज। समराइज कहाँ होता था? हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे वो हमारी क्या हो जाती थे? बैलेंसेस को समराइज कर देते थे। फिर ए से मतलब है एनालाइज। ठीक है, अब हम उसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज हम किससे कर पाते हैं? फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से। क्या बनाना पड़ता है हमें? फाइनल अकाउंट। ठीक है, फिर जो फाइनल अकाउंट बन जाता है उससे फिर हमारे यूजर्स कम्युनिकेट करते हैं। यूजर्स आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो हमारे फर्म के अंदर के होते हैं। जैसे हमने कोई एक, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही थी, हम अपने कोई शेयर्स हमने इशू करे हैं मार्केट में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे कैसे हो गए? इंटरनल। जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो भी कैसे यूजर्स हो गए? इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कोई बैंक है, हम बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, तो बैंक हमारे लिए कैसे हो गए? एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो जब कोई भी एक बिजनेस है, जैसे मेरी कोई एक फर्म थी, वहां मेरे खूब सारे ट्रांजैक्शंस हुए। ये पूरे साल के हमारे ट्रांजैक्शंस थे। इन ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ ले जाते थे? जर्नल के अंदर, अपनी प्राइमरी बुक के अंदर। कहाँ लेके जाते थे? प्राइमरी बुक। अब प्राइमरी बुक भाई हमारी जर्नल भी होती थी, और भाई हमने और भी बुक्स पढ़ी थी। कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी प्राइमरी बुक में? जर्नल पढ़ी थी। ठीक है, कैश बुक पढ़ी थी, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी थी। ठीक है, परचेज बुक पढ़ी थी, सेल्स बुक पढ़ी थी, परचेज रिटर्न बुक पढ़ी थी, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ी थी, जर्नल प्रॉपर पढ़ा था। ये सारे ही बुक्स हमारी कैसी बुक्स कहलाती हैं? प्राइमरी बुक्स। कुछ फर्म्स हमारी जर्नल अडॉप्ट करती हैं, कुछ फर्म्स जर्नल बनाती हैं, और कुछ फर्म्स हमारी सब्सिडरीज बुक बनाती हैं। देखो, जर्नल कौन बनाता है? जर्नल वो बनाता है जिनमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो फर्म्स जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम होती हो। ठीक है, ज्यादा नहीं होती हो, मतलब कमी होती हो, वो कौन सी प्राइमरी बुक बनाते हैं? जर्नल। और ऐसी फर्म्स जिनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हो, जैसे हमारी जनरल स्टोर, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एग्जांपल है। ठीक है, वहाँ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जर्नल नहीं बनाते। वो क्या बनाते हैं? हमारी सब्सिडीज बुक बनाते हैं। कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, सेल्स जनरल प्रॉपर हो गया, वो ये सारी बुक्स बनाते थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता था? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उसको मीजर करना इन टर्म ऑफ मनी, और फिर उसको क्या कर देना? रिकॉर्ड। जब हम इसको प्राइमरी बुक्स बनाते थे, ट्रांजैक्शंस को जब हम प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते थे, वो कहलाता था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है,
फिर प्राइमरी बुक से हम क्या बनाते थे, अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते थे, खूब सारे लेजर अकाउंट हमारे बनते थे, पर्टिकुलर हर एक अकाउंट का लेजर अकाउंट बनता था। क्या परफॉर्मा सीखा था, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ठीक है। ये हमारा परफॉर्मा था किसका भाई, लेजर अकाउंट का। इनका कोई बैलेंस निकलता था, सीडी बैलेंस आता था, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड आता था। तो भाई प्राइमरी बुक से जब हम उनको लेजर में पोस्ट करते हैं तो वो कहलाता है क्या कहना, क्लासीफाई करना। हम उसको क्या कर देते थे, क्लासीफाई कर देते थे, ठीक है। अब जो हमारे लेजर अकाउंट बन जाते थे, लेजर के जो बैलेंसेस आते थे, सीडी बैलेंस, इनके सीडी बैलेंस से हम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस। जब लेजर बना लिया हमने, फिर हम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या किसकी हेल्प से बनता था भाई, लेजर अकाउंट्स की हेल्प से, क्योंकि लेजर के जो सीडी बैलेंस होते थे वही तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाते थे। अगर इनका सीडी बैलेंस डेबिट में आता था तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था, डेबिट में आया तो क्रेडिट में, क्रेडिट में आया तो डेबिट में, ठीक है। अब क्लास लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाना क्या कहलाता है, समराइजिंग। क्या कहलाता है, समराइजिंग। हमने अब उसको क्या कर दिया, समराइज कर दिया। और आज इस चैप्टर के साथ हमारी 11th क्लास की अकाउंटेंसी का ये जो हमने पूरे स्टेप्स पढ़े थे, ये स्टेप्स आज खत्म होने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, इन ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा पी एंड एल अकाउंट, फिर लास्ट में बनता है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे अब हम कोई भी कभी भी हम बैंक में जा रहे हैं, बैंक में हमें कोई लोन की जरूरत है, हमारी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, हम बैंक में गए लोन रिक्वायरमेंट के लिए, तो बैंक वाले हमें ऐसे ही लोन दे देंगे। कोई भी मुंह उठा के चला जाए, कोई साहब हमें लोन चाहिए, बैंक कहेगा हाँ भाई ले जाओ, लो मौज करो। ऐसा थोड़ी करती है बैंक। बैंक ये देखती है कि आपके पास क्या, आपके पास अर्निंग का स्रोत क्या है, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप हमें भर भी पाएंगे, हमारा लोन जो आप हमसे ले रहे हैं वो आप हमें रिटर्न भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस बैंक को वो सारी चीजें वो आपके फर्म की कैसे चेक करेगी, आपके फाइनल अकाउंट्स को देखकर। ये ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ये क्या होते हैं, हमारे रिपोर्ट कार्ड होते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पूरे साल उसने पढ़ा, पूरे साल पढ़ने के बाद घर वाले उसके रिजल्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, जब उसका रिपोर्ट कार्ड उसके घर पर पहुंचता है, तभी तो बच्चे के फादर, उनके पेरेंट्स तभी तो एनालाइज कर पाते हैं कि तुमने फिर मक्कारी कर दी, या तुमने इस बार मेहनत करी थी, या तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, ठीक है। तभी तो घर वाले एनालाइज कर पाते हैं। किससे एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट कार्ड से। ऐसे जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं वो सारे एनालाइज किसकी हेल्प से करते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट से, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3। सबसे पहला बनता है ट्रेडिंग, फिर बनता है पी एंड एल, और फिर बनता है बैलेंस शीट। अब फाइनल अकाउंट, अब एक चीज समझना, बहुत अच्छे से समझना, तरीके सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जब हम प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते थे वो किसकी हेल्प से होता था, ट्रांजैक्शंस की हेल्प से। जब हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते थे फिर हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते थे, प्राइमरी बुक में। अब जब प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड हो जाती थी चीजें, फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड करते थे, लेजर में। और लेजर में जो पोस्टिंग होती थी वो किसकी हेल्प से होती थी, प्राइमरी बुक की हेल्प से पोस्टिंग होती थी। लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लेके जाते थे, तो ट्रायल बैलेंस में जो पोस्टिंग होती थी अमाउंट्स की, वो किसकी हेल्प से होती थी, लेजर की हेल्प से। यानी अब जो बनेगा ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे क्या बनेंगे, फाइनल अकाउंट्स। क्या बनेंगे भाई, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स किसकी हेल्प से बनेंगे, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। यानी ये ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट किसकी हेल्प से बनेगा, हमारे ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनेगा। और ट्रायल बैलेंस बहुत ही इजी सा टॉपिक था जो हमने पढ़ा भी था, शायद उसकी वीडियो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं आई है, बहुत जल्दी वो भी मिलेगी, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमारे क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। तो आज हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट्स, ये ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ये बनेगी कैसे, इसके बारे में पूरी बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है। आज हमने जो अकाउंटिंग का हमने एक रूल पढ़ रखा था, ठीक है। स्टार्टिंग करते थे जब हम अकाउंटिंग की, जब चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था, वहीं हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस में क्या होता था, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो जो ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस में हुए हैं उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सा था उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मीजर इन टर्म ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किए उसको मीजर करें हम किसकी टर्म में, मनी की टर्म में।
फिर उसके बाद होता था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करते थे हम? अपनी प्राइमरी बुक्स में। प्राइमरी बुक्स हमारी कौन कौन सी होती है? जनरल एंड सब्सिडीज बुक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? क्लासीफाई करते थे उन जनरल हमने करी है वहां नंबरिंग देके हम क्या बनाते थे? अपने लेजर अकाउंट्स बनाते थे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता था, फिर फाइनल अकाउंट बनता है। यानी आज हमारी अकाउंटिंग इस चैप्टर के साथ खत्म होने वाली है। एक और चैप्टर रह गया है हमारा, उसमें एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। वहां हम एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए होंगे, या कुछ अमाउंट गलत हमने एंटर कर दिया होगा, उनको रेटिफाइड करेंगे। जैसे रेटिफिकेशन ऑफ एरर, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है हमने, सेम उसी के बिहाफ पे होगा वो। तो अभी हमें इस चैप्टर का बेसिक समझना है कि कौन सी चीजें ट्रेडिंग में आएंगी, कौन सी चीजें पीएनडल में आएंगी, कौन सी चीजें बैलेंस शीट में आएंगी। तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो भाई अभी तक हमने इसके कुछ चीजें कॉन्सेप्ट समझे थे कि क्या होते क्या है फाइनल अकाउंट्स। तो अभी तक हमने जो अपना अभी तक इतना पढ़ा उसमें हम क्या ओवरव्यू कर पा रहे हैं? हम ये कर पा रहे हैं कि भाई जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का एक क्या होता है भाई? एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिससे हम कुछ एनालाइज कर पाते हैं, कुछ डिसीजंस ले पाते हैं कि कैसे हम अपने जो भी हमें, जैसे हमने कोई फर्म चलाई पूरे साल, हमें कुछ लॉस हुआ, कैसे हम इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो वो जो भी डिसीजंस होते हैं वो किसकी हेल्प से लिए जाते हैं? हमारे फाइनल अकाउंट की हेल्प से। और हमने ये भी सीखा कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, तो अभी हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनल अकाउंट में हमने सीखा था कि हमें 3 अकाउंट्स बनाने होंगे। हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होगा, पी एंड एल अकाउंट भी बनाना होगा, और तीसरा हमारा था बैलेंस शीट भी बनानी होगी। ठीक है, तो अब बेटा ट्रायल बैलेंस का हमने परफॉर्मा पढ़ा था। व्हाट इज द परफॉर्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा था हेड ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये हमारा परफॉर्मा था ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट होता था, डेबिट होता था और क्रेडिट होता था। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 टाइप के अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते थे। जो मॉडर्न बेसिस पे क्लासिफिकेशन था अकाउंट्स का, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। 2 टाइप से क्लासिफाई किए गए थे अकाउंट्स को, एक तो ट्रेडिशनल बेसिस पे किया गया था और एक मॉडर्न बेसिस पे किया गया था। तो जब ट्रेडिशनल बेसिस पे किया गया था तो अकाउंट्स हमारे 3 टाइप के निकले थे, और जब मॉडर्न बेसिस पे किया गया था तो 5 टाइप के अकाउंट्स निकले थे। और वो 5 टाइप के कौन कौन से थे? असेट्स, लाइबिलिटी, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में एक बात समझनी है, रेवेन्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रेवेन्यू और एक होता है इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ऐसे ही अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इतनी चीजें ही तो रिकॉर्ड होती थी हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, असेट्स का बैलेंस क्या होता था? डेबिट होता था। लाइबिलिटी क्या होती थी? क्रेडिट। कैपिटल क्या होता था? क्रेडिट। रेवेन्यू सारे क्या होते थे? क्रेडिट। एक्सपेंसेस सारी क्या होती थी? डेबिट। अब रेवेन्यू में डायरेक्ट रेवेन्यू भी डेबिट होता था, क्रेडिट होता था, और इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी क्रेडिट होता था। एक्सपेंसेस में चाहे वो डायरेक्ट रेवेन्यू हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, क्या होते थे? डेबिट होते थे। अब इन 5 चीजों में से कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी चीज पीएनडल में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी, अब ये समझना है। देखो, ये जो असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल है, ये तीनों चीजें किस में जाती हैं? बैलेंस शीट में। किस में जाती हैं भाई? बैलेंस शीट में। असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों चीजें कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में। सबसे पहले हम बनाते क्या है? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ये था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी? ट्रेडिंग का परफॉर्मा होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट,
अब नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रेडिंग, नाम ही क्या है उसका भाई, ट्रेडिंग। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, किसी भी चीज का परचेज करना या सेल्स करना क्या कहलाता है, ट्रेडिंग। किसी भी, जैसे मेरी कोई स्टेशनरी की दुकान थी, मैं इस मार्कर को परचेज करके किसी और को बेच रहा हूँ, ये क्या कहलाएगी, ट्रेडिंग कहलाएगी। ठीक है, व्यापार करना, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। ठीक है, अब मैं कोई भी व्यापार कर रहा हूं, उसमें उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी वो कहाँ रिलेट करेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इन जो भी हमने अभी ट्रायल बैलेंस पढ़ा उनकी हेल्प से। तो जितना भी डायरेक्ट रेवेन्यू होता है सर, अच्छा पहले सर ये वाली बात की है सर, आपने यहाँ रेवेन्यू बताया, रेवेन्यू तो हमें मालूम है, जो पैसा हमें रिसीव होता है वो हमारे लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है। एक्सपेंसेस, जो पैसा हम खर्च करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं सर। लेकिन सर अब आपने एक नई चीज बताई है सर, डायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। सर ये क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट रेवेन्यू है या कि इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। जैसे मेरी कोई फर्म है, ठीक है, मेरी फर्म है इस मार्कर को प्रोड्यूस करने की, मैं मार्कर बनाता हूँ, मैं कैमलिन एजेंसी, मेरी कैमलिन की, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग हब था, मैं कैमलिन का मार्कर बनाता था। तो मार्कर बनाने में जितना भी पैसा खर्च होगा, जैसे इस मार्कर को बनाने के लिए मैं प्लास्टिक लाया हूँगा, निप लाया हूँगा, इसके अंदर जो फॉर्म डली है वो लेके आया हूँगा, तो ये सारा जितना भी खर्चा इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में हो रहा है। ठीक है, इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए कोई मैंने फैक्ट्री ले रखी होगी किराए पे, कुछ मैं लेबर भी रख रखे होंगे, लेबर को उनके पैसे देता हूँ, रॉ मटेरियल को जब मैं वहां से इधर लेके आता हूँ अपने पास उसका भी पैसा देता हूँ। तो वो जितने भी एक्सपेंस गुड्स को प्रोड्यूस करने में खर्च हों, जितने भी पैसा आपका इस कमोडिटी, कोई भी एक कमोडिटी, मेरे लिए अभी कमोडिटी क्या थी, ये मार्कर, इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में जितना भी पैसा मेरा खर्च हुआ है वो मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बात समझ में आई। यानी इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में जितना भी पैसा खर्च हुआ वो क्या है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब बिजनेस चल रहा था, बिजनेस को चलाने के लिए मेरा कोई ऑफिस भी होगा, ठीक है, मैं और भी कहीं खर्चे कर रहा हूँ, तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेट समझ में आया, मतलब समझ में आया। डायरेक्ट वो जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट कर रहे हो, ठीक है, किसी गुड्स के प्रोडक्शन में जितना भी पैसा खर्च हो रहा हो या गुड्स से जितना भी पैसा रिसीव हो रहा हो वो क्या है, हमारे डायरेक्ट रेवेन्यू या डायरेक्ट एक्सपेंस। बिजनेस से अदर देन कोई पैसा मुझे रिसीव हो रहा हो या बिजनेस से अदर देन मैं कोई पैसा खर्च कर रहा हूं, वो कैसे एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। क्लियर हुई बात, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया समझ में। ठीक है, तो फिर से समझ लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वो है कि जो भी पैसा हमारा खर्च हो या हमें रिसीव हो बिजनेस से रिलेट करने में, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जैसा मेरा बिजनेस था इस मार्कर का प्रोडक्शन करने में, तो इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में, इस मार्कर को रेडी टू यूज अवस्था में बनाने के लिए जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो क्या है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब इस मार्कर को बेचने में जो पैसा खर्च होगा वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आई। इस मार्कर से मुझे जो पैसा रिसीव हुआ वो क्या है, डायरेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, इस मार्कर से अदर देन कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, बैंक ने मुझे उस पर इंटरेस्ट दे दिया, सेविंग अकाउंट था उस पर बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, वो कैसा है हमारा, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। वो कैसी रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। पैसा आ रहा है ना हमारे पास, भाई बिजनेस से आता तो डायरेक्ट रेवेन्यू, अदर देन बिजनेस आया इनडायरेक्ट रेवेन्यू। बात समझ में आई। ठीक है, अब ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ट्रेडिंग का परफॉर्मा भी यही होता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेजर जब पढ़ते थे कि जितने भी अकाउंट्स हम पढ़ते हैं सबका डेबिट साइड इधर होता है, क्रेडिट साइड इधर होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर आते हैं, डेबिट की तरफ। और डायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ आते हैं भाई, हमारे डायरेक्ट रेवेन्यू आते हैं क्रेडिट की तरफ। अब ट्रेडिंग का आप समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी। ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू। इसके अलावा ट्रेडिंग के अंदर और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है हमारा, P&L। अच्छा, जब ट्रेडिंग हम बनाते हैं तो या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है या फिर ग्रॉस लॉस निकल के आता है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कब निकल के आएगा, जब रेवेन्यू ज्यादा हो, तुम्हारे पास पैसा आया 10 लाख रुपए, तुमने खर्च किया 6 लाख रुपए, तो अभी भी तुम्हारे पास पैसा बचा है ना भाई। तो जब
रेवेन्यू ज्यादा हो इन कंपेयर टू एक्सपेंस तो तुम्हारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। अगर कोई इधर बैलेंस निकल के आ रही है तो वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट। कोई बैलेंस इधर आ रहा है, जैसे एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस साइड का टोटल है 10 लाख का और रेवेन्यू साइड का टोटल है 5 लाख का, तो एक्सपेंसेस ज्यादा है। जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो इन कंपेयर टू रेवेन्यू देन इट बिकम लॉस। तो क्या हो जाता है आपको भाई, ग्रॉस लॉस बोलते हैं हम उसको। क्लियर हो गई बात। ट्रेडिंग के बाद बनता है पी एंड एल, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं इसको। इसकी एब्रीविएशन फॉर्म होती है पी एंड एल अकाउंट और फुल फॉर्म में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सेम वही परफॉर्मा। अब सर इसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं सर, तो सर देखो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है वो पहले सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, पी एंड एल में। पी एंड एल में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अच्छा मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बता रखी है कि क्रॉस चलती है, अगर इधर आया है तो दूसरे अकाउंट बना रहे हैं तो उसको कहाँ लेके आएंगे, इधर, इसको कहाँ लेके जाएंगे, इधर। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा, पी एंड एल के क्रेडिट में, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और लॉस है तो वो किधर निकल के आएगा, इधर, तो टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों चीजें थोड़ी हो जाएंगी। किसी बिजनेस में प्रॉफिट भी हो गया लॉस भी हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो किधर आएगा, पी एंड एल के क्रेडिट की तरफ। क्रॉस चलता है ट्रेडिंग में, अगर डेबिट साइड बैलेंस निकल के आ रहा है तो वो पी एंड एल के कहाँ आएगा, क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में बैलेंस निकल के आ रहा है तो वो पी एंड एल के कहाँ आएगा, डेबिट में। क्लियर हो गई बात। अब सर इसके अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं, तो सर ये तो आपने बता दिया था कि असेट्स लायबिलिटी कैपिटल कहाँ जाती है सर, बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, डायरेक्ट रेवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंस भी बता दिए कहाँ आते हैं। तो सर अब ये जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रह गए सर, कहीं ना कहीं पी एंड एल में यही आते होंगे, बिल्कुल आते हैं, यही आएंगे सर। अब सर इनडायरेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ आता है, क्रेडिट में, तो रेवेन्यू कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो बाई इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, और इधर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आई या नहीं आई, पी एंड एल का। अब जितनी चीजें रिकॉर्ड हो गई उसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलता है। बैलेंसिंग फिगर अगर इस तरफ निकल रहा है तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट, और उसको क्या बोलते हैं हम, नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं भाई, नेट प्रॉफिट। और इस तरफ अगर बैलेंस निकल रहा है तो क्या बोला जाएगा, बाई नेट लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग समझ लिया, पी एंड एल समझ लिया। अब तीसरा हम समझ रहे हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक हमारी बुक होती है जिसका परफॉर्मा होता है लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ये परफॉर्मा होता है हमारी बैलेंस शीट का। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, हमारी लाइबिलिटी की तरफ। लाइबिलिटीज में क्या आ जाती हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स हो गए, बीपी हो गए, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कोई ऑनर की कैपिटल हो गई, वो सारी चीजें कहाँ आएंगी भाई, लाइबिलिटी की तरफ। असेट्स में हमारी संपत्तियां आएंगी सारी, जितनी भी हमारी फर्नीचर हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फिक्चर्स हो गए, प्लांट हो गए, मशीनरी हो गई, कुछ भी। और कैपिटल किधर आती है, लाइबिलिटी की तरफ। क्योंकि कैपिटल क्या होती है भाई, हमने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, कैपिटल इज एन सॉरी कैपिटल इज एन सॉरी तो भाई जो कैपिटल होती है वो हमारी फर्म के लिए क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यानी फर्म जब भी बाइंड ऑफ होगी, जब भी उसका रिजोल्यूशन होगा, तो वो पैसा फर्म को किसको वापस करना होगा, उसके ऑनर को। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल कैसी होती है, लाइबिलिटी होती है, और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब समझो कि सर क्या नेट प्रॉफिट नेट लॉस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा था हमने यहाँ पे, तो इसी 11th क्लास में ही पढ़ा था, चैप्टर 4 या 5th था, कि जब भाई प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में क्या कर दिया जाता था, ऐड कर दिया जाता है। यानी जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड, और जब लॉस होगा तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस। यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का जो इफेक्ट ओवरऑल पड़ने वाला है वो किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे।
कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस होगा तो वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ये समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम ये 5 चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, वो कहाँ जाती है, हमारी बैलेंस शीट में जाती है। रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, तो डायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ जाता है, P&L में। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है, सॉरी गलत बोल दिया हमने, ठीक है, डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, P&L में, ठीक है। यहाँ से जो बैलेंसेस निकलते हैं वो इधर उधर ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर हमारा लास्ट का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो कहाँ एडजस्ट किया जाता है, कैपिटल में। प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ जाती है और लॉस हो रहा है तो कैपिटल घट जाती है। इतना बेसिक समझ में आया? ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप 11th में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हायर एजुकेशन के लिए कभी आप MBA या बैचलर डिग्री वगैरह कुछ कर रहे होते हैं तो अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोई कंपनी चला रहे हैं तो अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी कंपनी में जॉब भी करने गए हैं तो अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत तरीके से सुनना है। इसके सारे क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी तक जितना समझाया वो समझ में आया, क्लियर? कोई अगर इशू रह गया हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम बेसिक थोड़ा सा इतना ही समझ रहे हैं। अगर हम एक ही बार में सारी चीज़ें समझ लेंगे तो चैप्टर कभी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमने इतना बेसिक सा समझा है। अब हम अगला जो वीडियो होगी उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ आएंगी, क्या होता है परफॉर्मा ट्रेडिंग अकाउंट का। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।